एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। जंतर मंतर प्रोटेस्ट और 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च को लोकतंत्र की ताकत का प्रदर्शन माना गया। आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन आफ्टर शॉक्स अब तक है, जैसे किसी बड़े भूकंप के बाद आए झटके हों। इन झटकों की जद में हैं लड़कियां। दरअसल ठीक वही लड़कियां जिनको बेटियां पुकारते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने माफ कर दिया था। प्रोटेस्ट में गालियों का इस्तेमाल हुआ। गाली देना गलत बात है, इस गलत कहने पर जोर होना चाहिए, जिससे सरकार और रूलिंग पार्टी के सदस्य इस गलती से भारत के सबसे बड़े छात्र आंदोलनों में से एक को बदनाम कर सकें। खासकर इसलिए क्योंकि गाली देने वालों में भारतीय समाज की नैतिकता की पहरेदार बेटियां भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने इन लड़कियों को माफ कर दिया है, लेकिन इनको ढूंढ ढूंढ कर टारगेट करना शुरू किया गया। किसी के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया तो किसी के खिलाफ एक्शन लेने की धमकी दी गई। किसी के घर का पता पब्लिक किया गया तो किसी को ऑनलाइन ट्रोल किया गया। इसकी सबसे चर्चित मिसाल रही 15 साल की रुचिका सिंह। उनका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी को गालियां देती दिखती हैं। 29 जुलाई को नोएडा पुलिस एक 0 FIR दर्ज करती है, जिसकी कंप्लेंट होती है सुप्रीम कोर्ट की एक वकील स्मृति सिंह चंदेल की ओर से। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए स्मृति ने बताया कि उन्होंने अरेस्ट करवाने के लिए शिकायत नहीं की थी, बल्कि गलती का एहसास करवाने के लिए की थी। 1 अगस्त को रुचिका का माफी मांगते हुए एक वीडियो आता है जिसमें वो कहती हैं कि ये उनकी पहली और आखिरी गलती है। ये भी कहती हैं कि वो प्रदर्शन स्थल के माहौल से प्रभावित हो गई थी। उन्होंने कहा कि वो पूरे देश से माफी मांगती हैं, लेकिन इस नाबालिग के नाम पर जो गाली चलती रही। FIR में रुचिका की उम्र 21 साल बताई गई थी। कहा गया कि माफी मांगने वाली लड़की और प्रोटेस्ट साइट वाली लड़की अलग अलग हैं। दोनों तस्वीरों में कदकाठी, बालों का रंग, यहाँ तक कि दांतों की तुलना की गई। AI देवता का आह्वान किया गया और सोशल मीडिया सिपाहियों ने तय पाया कि माफी 15 साल की बहन से मंगवाई गई। बाद में लड़की की मां ने साफ किया कि उनकी एक ही बेटी है जो 15 साल की है। इस बीच रुचिका की मां ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि वो एक सिंगल मदर हैं। उनके पति की कुछ साल पहले मौत हो गई थी और अब उनके घर के चक्कर पुलिस लगा रही है। ऐसे में वो घर बदलने पर मजबूर हैं। जो पुलिस अभद्रता की एक शिकायत पर उनके घर पहुंच गई थी, उसने रुचिका के साथ ऑनलाइन हो रहे गाली गलौज का संज्ञान नहीं लिया है। रुचिका अकेली ऐसी लड़की नहीं है। निशु नाम की एक लड़की ने भी प्रोटेस्ट साइट पर प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की, जिसकी क्लिप वायरल हुई। कुछ वक्त के लिए उनका अकाउंट डिलीट कर दिया गया। उनकी एक इंस्टाग्राम स्टोरी ट्विटर पर पोस्ट कर दावा किया गया कि निशु ने प्रधानमंत्री को गाली दी है, इसलिए उन्हें मकान मालिक ने निकाल दिया है। बाद में निशु ने न्यूज़ लॉन्ड्री से बातचीत में बताया कि मकान मालिक ने उन्हें कमरा खाली करने को 1 महीने पहले ही कह दिया था। निशु बताती हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना लगभग बंद कर दिया है। इसी तरह की टारगेटिंग का शिकार आईएसआई प्रेसिडेंट नेहा भी हुई। नेहा उन छात्रों में थी जो सोनम वांगचुक के साथ भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनका वीडियो शेयर करते हुए बजरंग दल से नेहा को पाठ पढ़ाने की रिक्वेस्ट की गई। इसी तर्ज पर मयूरी महलोत्रा नाम की एक सोशल मीडिया यूजर का नाम, उम्र और क्या पढ़ाई कर रही हैं, ये सब शेयर किया जा रहा है ताकि उन्हें खोज कर सबक सिखाया जा सके। ट्रोल्स की तो बहरहाल कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लेकिन बीजेपी छत्तीसगढ़ का आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पीछे नहीं रहा। मुंबई में प्रदर्शन के दौरान उर्वशी पालांदुरकर ने गाते और नाचते हुए अपना एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में ना तो कोई गाली थी और ना ही किसी तरह की गलत भाषा का इस्तेमाल, लेकिन छत्तीसगढ़ बीजेपी ने उस वीडियो को राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त कर रहे एक बच्चे के वीडियो के बगल में पोस्ट किया और लिखा, एक जेनजी जो बाबर की विरासत पर नाच रही है या एक जेनजी जो छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रही है, आप किस तरह की जेनजी को चुनेंगे। इस पर उर्वशी ने जवाब देते हुए वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने बीजेपी को अपना कैप्शन गेम बेटर करने की नसीहत दी। कहा कि बाबर की विरासत वाली बात रिलेटेबल नहीं। उन्होंने बताया कि वो सिर्फ नाचती गाती ही नहीं है, उन्होंने कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं में 93% तक अंक हासिल किए हैं।
एग्जाम में मिले मार्क्स को बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्रोटेस्ट करने वालों को वक्त बर्बाद करने वाले अनैतिक बच्चों की एक बड़ी छतरी के भीतर रखा जा रहा है। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को ही ले लीजिए। उन्होंने कहा, ये है तथाकथित वेस्टर्नाइज्ड इंडियन वुमेन की नई जनरेशन। मैं इन्हें जनरेशन गटर कहती हूँ। इनमें से कई लड़कियों के पास सिस्टम को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ना ये पढ़ाई में अच्छी हैं और ना ही मेरी नज़र में होममेकर बनने लायक। फिर भी ड्रग्स, ड्रिंक्स या अपने बॉडी काउंट को लेकर अपनी फ्रीडम का खुलेआम दिखावा करती हैं। अपने पेरेंट्स की कमाई पर जीते हुए भी हर वक्त इंडिपेंडेंट लाइफ की बात करती हैं, जबकि असल में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती ही नहीं। प्रधानमंत्री की ऐसी माफ़ी का मतलब फिर क्या हुआ जब उनके सहयोगी और समर्थक लगातार लड़कियों को टारगेट कर उनकी विच हंटिंग और स्लट शेमिंग करें। हाल ही में बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कुछ महिलाओं ने बिना नाम बताए प्रोटेस्ट के बाद की आपबीती सुनाई। एक कंटेंट क्रिएटर ने बताया कि उन्होंने प्रदर्शन के दौरान खाने पीने का इंतजाम करने, राहत सामग्री पहुंचाने और वॉलंटियर्स को ऑर्गेनाइज करने में मदद की थी। उन्होंने इसे पॉलिटिकल नजरिए से नहीं देखा था, ऐसा उनका कहना है। लेकिन प्रदर्शन के तुरंत बाद उन्हें ऑनलाइन हेट और स्लट शेमिंग का सामना करना पड़ा। इसी तरह एक 20 साल की स्टूडेंट ने बताया कि ये उनका पहला प्रोटेस्ट था। प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने जो वीडियो रिकॉर्ड किए थे उनमें से एक नेशनल टीवी चैनल पर प्रसारित हुआ। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी पहचान सार्वजनिक की जाने लगी और उनके कॉलेज तक की जानकारी निकाल ली गई। इसके बाद उन्हें धमकी भरे और अभद्र संदेश मिलने लगे। कई लोगों ने उन्हें गिरफ्तार करवाने, हिंसा करने और सबक सिखाने की धमकियां दी। माता पिता की सुरक्षा की चिंता ज्यादा थी, इसके चलते उन्होंने सभी वीडियो हटा दिए। एक अन्य स्टूडेंट एक्टिविस्ट ने बताया कि वो मुस्लिम समुदाय से आती हैं, लेकिन इससे उन्हें पहले कभी डर नहीं लगा। लेकिन सीजेपी प्रदर्शन के बाद लगातार हो रही ट्रोलिंग और अभद्र टिप्पणियों के कारण उन्हें अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा। उनकी तस्वीर मॉर्फ की गई। एक पुरुष के साथ उन्हें अभद्र मुद्रा में दिखाया गया। उन्हें एंटी नेशनल और टेररिस्ट भी बताया गया। एक अन्य स्टूडेंट ने बताया कि उन्होंने कोलकाता में हुए प्रदर्शन में हिस्सा लिया और उससे पहले ऑनलाइन राहत सामग्री जुटाने के लिए एक फंडरेजर भी शुरू किया। लेकिन 24 जुलाई को जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू किया, तभी से उनके खिलाफ ऑनलाइन ट्रोलिंग तेज हो गई। उन्हें वेश्या पुकारा गया। अतः उन्हें सोशल मीडिया पर अपना नाम बदलना पड़ा, अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा और अनजान लोगों के मैसेजेस बंद करने पड़े। पूरे प्रोटेस्ट में गालियां पुरुषों ने भी दी, लेकिन विच हंटिंग और मीडिया ट्रायल केवल महिलाओं का होता दिखता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी प्रदर्शन के बाद महिलाओं को चुन चुनकर ऑनलाइन निशाना बनाया गया हो। दुनिया के कई देशों में भी विरोध प्रदर्शन के बाद महिला प्रदर्शनकारियों को डॉक्सिंग यानी बिना इजाजत उनकी निजी जानकारी साझा करना, ऑनलाइन ट्रोलिंग और लैंगिक हिंसा का सामना करना पड़ा है। 2019 में सूडान के सरकार विरोधी आंदोलन के बाद कई महिला प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें और निजी जानकारी सोशल मीडिया पर फैलाई गई। उन्हें स्लट शेमिंग और यौन हिंसा की धमकियों का सामना करना पड़ा ताकि वो सार्वजनिक जीवन से पीछे हट जाएं। 2020 में बेलारूस में चुनाव विरोधी प्रदर्शनों के बाद महिला नेताओं, छात्राओं और पत्रकारों के फोन नंबर, घर के पते और निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की गई। उन्हें यौन हिंसा की धमकियां दी गईं और बच्चों की कस्टडी छीनने तक की चेतावनी दी गई। 2022 में चीन में व्हाइट पेपर रेवोल्यूशन के बाद कई महिला प्रदर्शनकारियों, पत्रकारों और एक्टिविस्ट की पहचान सार्वजनिक की गई। उन्हें फॉरेन एजेंट और रेडिकल फेमिनिस्ट कहकर बदनाम किया गया, जबकि कई महिलाओं को बाद में हिरासत में भी लिया गया। 2022 में ईरान में हुआ वाकया याद ही होगा। महसा अमीनी आंदोलन के बाद बिना हिजाब वाली महिलाओं और छात्राओं की पहचान ऑनलाइन सार्वजनिक की गई। उन्हें कानूनी कार्रवाई, विश्वविद्यालय से निकाले जाने और यौन हिंसा की धमकियां दी गई। इस प्रोटेस्ट के बाद महिलाओं की हो रही टारगेटिंग पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।